व्हाट्स अप गाइस। तो आज की वीडियो में हम ब्रांचिंग और नेस्टेड कंसेप्ट सी लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले तो हम डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो अगर हमारा कंपाइलर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड कर रहा है तब उसे बोलते हैं हम डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन। डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन में कोई भी स्टेटमेंट हमारा कंपाइलर स्किप नहीं करता है, और अगर हमारा कंपाइलर कोई भी स्टेटमेंट स्किप कर रहा है तो स्किप किस बेसिस पे कर रहा होगा? कंडीशंस के बेसिस पे। तो अगर हमारा कंपाइलर को कुछ लाइंस को स्किप कर रहा है तो उसे बोलते हैं, उस कंसेप्ट को बोलते हैं हम ब्रांचिंग। और हमारा ब्रांचिंग कंसेप्ट ही इफ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट में लगता है। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस दी गई हैं तो पहली कंडीशंस हम किसके साथ लिखेंगे? इफ के साथ लिखेंगे, और लास्ट कंडीशन हम एल्स से डिनोट करेंगे। एल्स से लिखें, एल्स के साथ लिखेंगे नहीं बल्कि एल्स से डिनोट करेंगे। और अब दो तो कंडीशंस होती नहीं है, दो से ज्यादा होती हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो बची हुई कंडीशंस हैं तो हम एल्स इफ स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रोटोटाइप समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया है, इफ के साथ पहली कंडीशंस लिख दी, फिर इफ के अंदर रिलेवेंट स्टेटमेंट, जो जिन स्टेटमेंट को हमको एक्सिक्यूट कराना है वो लिख दिया, ठीक। और लास्ट में हमने क्या लिखा है? एल्स स्टेटमेंट लिखा है, ठीक। अब बची हुई कंडीशन जो है वो हमने क्या किया? एल्स इफ के साथ लिख दी, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? नेस्टेड स्टेटमेंट समझते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट हमारा क्या होता है? स्टेटमेंट बेसिकली वो इंस्ट्रक्शन है। स्टेटमेंट क्या है? हमारा इंस्ट्रक्शन है। वो इंस्ट्रक्शन जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं कि कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक। अब हमारा नेस्टेड स्टेटमेंट क्या होता है? नेस्टेड स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट के अंदर जब स्टेटमेंट आ जाता है ना तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बन जाता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट बन जाता है, तो उसे बोलते हैं हम नेस्टेड स्टेटमेंट। अब आखिर ये स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? स्विच स्टेटमेंट नेस्टेड स्टेटमेंट को बिलोंग करता है, और इसमें वेरिएबल जो है वो कोई फिक्स्ड वैल्यू के साथ कंपेयर होते हैं। अब जिस वेरिएबल को हम कंपेयर कर रहे हैं वो हम स्विच में पास कर देंगे, और जिन वैल्यूज से हम कंपेयर कर रहे हैं ना वो हम किसके साथ लिखेंगे? वो हम केस के साथ लिखेंगे, ठीक। अब जो हम केस में क्या करेंगे, हम जो हमको जैसे कोई केस हमको, जैसे हम मान लेते हैं केस फर्स्ट है, ठीक। अब यहाँ पे केस फर्स्ट की वैल्यू हमारी मैच कर गई, ठीक है। अब वैल्यू मैच करी तो हम कुछ स्टेटमेंट को चाहते हैं कि एक्सिक्यूट कराना, तो यहाँ पे लिख देंगे वो स्टेटमेंट। अब वो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट कराने हैं, ठीक है, तो वो रिलेवेंट स्टेटमेंट पे लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो हर एक केस के पास रिलेवेंट स्टेटमेंट होंगे ब्रेक स्टेटमेंट के साथ। अब आखिर ये रिलेवेंट स्टेटमेंट तो समझ में आता है कि जो स्टेटमेंट जिस केस में जिस स्टेटमेंट को हमको एक्सिक्यूट कराना है वो हमारा होगा रिलेवेंट स्टेटमेंट। अब ये ब्रेक स्टेटमेंट हम क्यों लिख रहे हैं? तो ब्रेक स्टेटमेंट करता क्या है? जिस रेंज में हम डिक्लेयर किए हैं, जैसे हम स्विच में डिक्लेयर किए तो अब ये क्या करेगा? स्विच के बाहर ले आएगा। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट कंपाइलर रीड करेगा ना तो स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? वो अलाउ करता है कंपाइलर को कि जिस रेंज में तुम डिक्लेयर हुए ना उससे बाहर आ जाओ। अब लास्ट में हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है। अब जैसे कि हमारे केस एन हो है, ठीक है, केस एन है, और एन केसेस जितने भी केसेस हैं सारे वेरिएबल कंपेयर हुआ केस वैल्यू के साथ, ठीक है। और कोई भी वैल्यू मैच नहीं होती है, ठीक है, मैच नहीं होती है, तब हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट लास्ट में एक्सिक्यूट होगा। और अगर हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट नहीं लिखते ना केस स्विच स्टेटमेंट के साथ, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में, तो वो क्या करता है? कंपाइलर एरर रिटर्न कर देता है, ठीक। अब इसके बाद हम थोड़ा इसका प्रोटोटाइप समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा स्विच में हमारी केस वैल्यू हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट हो गया, फिर ब्रेक लिख दिया। उसी तरह हमारा दूसरा केस हो गया, उसमें केस वैल्यू, केस के साथ हमने वैल्यू 2 लिख दी, ठीक है। अब वैल्यू 2 ये बेसिकली वेरिएबल है जिसमें दूसरी वैल्यू
स्टोर किया है हमने, ठीक है। अब देखो, इसके बाद हमने स्टेटमेंट लिख दिया, जो भी स्टेटमेंट हमको एक्सिक्यूट कराना है उसके साथ ब्रेक लिख दिया, ठीक है। इसी तरह n केसेस हमने लिख दिए और लास्ट टाइम हमने क्या लिखा है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिखा है, ठीक। अब इसको फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं कि स्विच केस आखिर काम कैसे करता है। तो जैसे कि हमने स्विच लिख दिया, ठीक है। स्विच में हमने क्या कर दिया, स्विच में हमने वेरिएबल पास कर दिया। अब ये देखो, अब ये वेरिएबल में जो वैल्यू है ना, वो पहले हमारी केस फर्स्ट में आई, अब वो कंपेयर हुई, वैल्यू मैच हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है ना तो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा और ब्रेक स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होने के बाद वो लास्ट में उस स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा, ठीक। अगर हमारी केस फर्स्ट वैल्यू नहीं मैच करती है, तो वो केस 2 पे जाएगा और फिर से वो टेस्ट करेगा कि मैच हुआ या नहीं मैच हुआ। अगर मैच हुआ तो केस 2 के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे गए ना वो एक्सिक्यूट होंगे और फिर उसके बाद हमारा ब्रेक स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा और फिर हमारा वो स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा कंपाइलर, ठीक है। और अगर हमारा केस 2 भी नहीं मैच होता है तो इसी तरह n केसेस हमारे टेस्ट होंगे। अगर मान लो कि n केसेस जितने भी टेस्ट हुए ना वो कोई भी वैल्यू वेरिएबल से मैच नहीं होती है, तब हमारा लास्ट में डिफॉल्ट स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा। और एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि डिफॉल्ट स्टेटमेंट के साथ हमको ब्रेक स्टेटमेंट लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक। अब इसके बाद हम गो टू स्टेटमेंट समझते हैं। तो गो टू स्टेटमेंट जैसे कि हम नाम से समझ सकते हैं, गो टू मतलब कंपाइलर को हम आदेश दे रहे हैं कि तुम वहां जाओ। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें देखो, गो टू स्टेटमेंट में ब्रांचिंग कंसेप्ट और लूपिंग कंसेप्ट, बेसिकली ब्रांचिंग और लूपिंग दोनों ही कंसेप्ट गो टू स्टेटमेंट में अप्लाई किए करते हैं। अब यहाँ पे ब्रांचिंग है मतलब कि कुछ स्टेटमेंट कंपाइलर स्किप करने वाला है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा ब्रांचिंग कंसेप्ट। लूपिंग कंसेप्ट, इसका मतलब कुछ स्टेटमेंट हमारे बार बार एक्सिक्यूट होने वाले हैं, तो गो टू स्टेटमेंट में ये भी है। और अब इसमें इसका मतलब है कि कुछ स्टेटमेंट हमारे स्किप होंगे और कुछ स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो सकते हैं एक से ज्यादा बार, 2 से ज्यादा बार, ठीक है। अब देखो, गो टू स्टेटमेंट में होता क्या है, गो टू स्टेटमेंट में लेबल होता है, वो एक फिक्स्ड पॉइंट की जैसे एक्ट करता है जिसपे कंपाइलर तुरंत पहुंचता है, ठीक है। जैसे ही उसने गो टू स्टेटमेंट एक्सिक्यूट किया उसके बाद वो तुरंत लेबल के पास जाएगा, ठीक है, और लेबल में जितने भी स्टेटमेंट हैं उनको एक्सिक्यूट कर लेगा, ठीक। अब इसके बाद हम प्रोटोटाइप समझ लेते हैं। तो हमारा लेबल का प्रोटोटाइप क्या है, हमने क्या किया, लेबल लिख दिया और फिर स्टेटमेंट 1 लिख दिया, ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट है जैसे कि लेबल। अब हम लेबल का नाम रख देते हैं A। इसके बाद जितने भी हमको स्टेटमेंट एक्सिक्यूट कराने हैं ना वो इसके नीचे लिख देते हैं ग्रुप में, ठीक है। तो ये हमारा बन गया लेबल, ठीक। अब जैसे कि हमने लिख दिया गो टू ए, अब ये कंपाइलर जैसे ही वो रीड करेगा गो टू ए, वो तुरंत ए ढूंढने लगेगा पूरे प्रोग्राम में, और जैसे ही उसको ए मिला अब वो ए के नीचे जितने भी स्टेटमेंट है ना उनको एक्सिक्यूट कर लेगा, ठीक। अब इसको भी हम फ्लो चार्ट से, और इसका प्रोटोटाइप्स तो समझ में आ गया होगा, इसको फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो हमारा स्टार्ट हुआ, अब स्टेटमेंट 1 हमारा एक्सिक्यूट हुआ, ठीक है। स्टेटमेंट 1 में हमने लिखा लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3। अब हमने गो टू लेबल 3 लगा दिया। अब वो कहाँ जाएगा, वो लेबल 3 के पास जाएगा, ठीक। तुरंत ही लेबल 1 और लेबल 2 एक्सिक्यूट नहीं होंगे। अब हमारा वो लेबल 3 को डायरेक्ट ढूंढेगा, लेबल 3 को डायरेक्ट ढूंढा और उसमें स्टेटमेंट हमारा जो भी लिखा था हमने उसमें कंपाइलर ने उसको एक्सिक्यूट करा दिया, ठीक। फिर हमारा स्टॉप हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम प्रोग्राम्स को कुछ सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है कि हमको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है 3 नंबर से। तो हम करेंगे कैसे, अब देखो इसमें कौन सा कंसेप्ट हमको अप्लाई करना है, इफ एल्स इफ एल्स, ठीक है, हमारा ब्रांचिंग कंसेप्ट लगेगा, ठीक। तो हमको करेंगे क्या, सबसे पहले जैसे देखो हमारे वेरिएबल्स लिख लेते हैं ए बी सी, जिसमें 3 वैल्यूज हमारी पर्टिकुलरली स्टोर होंगी। तो अगर हमको कंपेयर करना है तो हम करेंगे कैसे, इसमें देखो
अगर हमारा a b से बड़ा है और a हमारा c से बड़ा है तो a हो गया ग्रेटेस्ट। a अगर b से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है तो a ग्रेटेस्ट हो गया। उसी तरह b a से बड़ा है और b c से बड़ा है तो हमारा क्या हो गया, b ग्रेटेस्ट हो गया। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स है, मतलब a ग्रेटेस्ट नहीं है, b भी ग्रेटेस्ट नहीं है, तो क्या होना चाहिए ग्रेटेस्ट, c होना चाहिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इफ के साथ ये कंडीशन लिख देंगे और एल्स इफ के साथ ये वाली कंडीशन लिख देंगे और एल्स में हम क्या लिखेंगे, सी वाला। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे हमने एंड लगाया है, ये एंड नहीं लगेगा पर्टिकुलरली, ये एंड लगेगा। ठीक है, एंड कीवर्ड का हम यहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर प्रोग्राम करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, लाइब्रेरी डिक्लेयर करनी रहती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाइब्रेरी डिक्लेयर कर देंगे stdio.h। अब इसके बाद हमारा मेन फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, मेन फंक्शन का कोड। अब देखो, इस प्रोग्राम में हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं जो इंटीजर डेटा टाइप, तो हमने डिक्लेरेशन कर दिया। अब देखो, इसके बाद हमको यूजर से पूछना तो रहेगा, तो हम पूछेंगे कैसे, प्रिंटफ करके। ठीक है, एंटर 3 नंबर्स। अब देखो, यूजर ने तो एंटर कर दिया, अगर हम स्कैनफ ही नहीं कराएंगे तो स्टोर कैसे कर पाएंगे, तो हमको स्टोर करना पड़ेगा %d, 3 बार %d लिख देंगे और फिर एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी और एड्रेस ऑफ सी। अब देखो, हमारे पास वैल्यूज तो आ गई, अब हमको करना क्या है, हमको कंपेयर करना है। अगर हमारा ए बी से बड़ा है, ए अगर हमारा बी से बड़ा है और ए हमारा सी से भी बड़ा है तो ए हो गया ना ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ %d इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे ए। ठीक, अब देखो, हम एल्स इफ में क्या लिखेंगे, एल्स इफ में हम लिखेंगे अब ए की जगह पे बी, मतलब बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। अगर बी ए से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है तो बी हो गया ना ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, printf %d is greatest और यहां पे लिख देंगे b। अब देखो, अगर हमारा a भी नहीं ग्रेटेस्ट है, b भी नहीं ग्रेटेस्ट है, तो क्या होगा ग्रेटेस्ट, एल्स में क्या लिखेंगे, printf %d हमारा क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट, c ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम तो बन चुका है, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट सही है कि नहीं। अब हम नंबर एंटर कर देंगे 78, 89 और हमारा 100, जो कि आउटपुट बिल्कुल सही है। हमारा सेकंड प्रोग्राम है जिसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि यूजर कोई कैरेक्टर इनपुट कर रहा है ना, वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, वो भी हमारा स्विच केस यूज करके। तो वो हम कैसे करेंगे, जैसे कि यूजर ने एंटर किया अल्फाबेट, वो हमने ए में स्टोर करा लिया। अब हमको करना क्या है, स्विच में हम क्या पास करेंगे, जो वेरिएबल कंपेयर करना रहता है। ठीक है, तो ए पास कर देंगे। अब यहां पे लिखेंगे केस ए। ठीक है, केस ए लिखेंगे और यहां पे क्या लिख देंगे, प्रिंटफ में वॉवेल लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह ए, आई, ओ, ई और यू। अगर हमारा इन पांचों में से कोई है तो वो क्या प्रिंट करना चाहिए, वॉवेल। ठीक, और हम डिफॉल्ट में क्या लिख देंगे, डिफॉल्ट में हम लिख देंगे कॉन्सोनेंट। ठीक, अब हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, तो कैपिटल ए, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, कैपिटल ई, कैपिटल यू, कोई कैपिटल अल्फाबेट भी तो एंटर कर सकता है, तो वो हम कैसे करेंगे सही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग लाइब्रेरी होती है, उसमें हमारा लोअर केस फंक्शन भी होता है। ठीक है, जो बेसिकली करता क्या है, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हमारा ए यूजर ने एंटर किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में, स्मॉल ए में। ठीक है, तो कैपिटल अल्फाबेट हमारा स्मॉल अल्फाबेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलो फिर प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम लाइब्रेरी और मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट मेन। अब इसके बाद हमको इस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स की नीड है, एक कैरेक्टर डेटा टाइप,
का वेरिएबल चाहिए हमको केवल एक, तो यहाँ पे लिख देंगे कैर सी। अब इसके बाद हम यूजर से इनपुट करा लेते हैं, तो एंटर कैरेक्टर। अब इसके बाद हम स्कैनफ करके एड्रेस में स्टोर करा लेते हैं, तो लिख देंगे एड्रेस ऑफ सी। अब देखो इसके बाद हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कैरेक्टर जो यूजर एंटर करे वो जरूरी नहीं अल्फाबेट हो सकता डिजिट हो सकता कोई सिंबल हो, तो इसके लिए हमको कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अल्फाबेट ही होना चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड, या फिर सी इज ए। अब देखो वो कैपिटल लेटर भी एंटर कर सकता है, मतलब ए और जेड के बीच में होना चाहिए बस, ठीक। अब बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, वो आज की वैल्यू कंपेयर करेगा, ठीक है। अगर आज की वैल्यू ए और जेड के बीच में है ना, तो फिर वो अल्फाबेट है, अगर अल्फाबेट है ना तो हम स्विच ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। अब हम पास करेंगे ए, ठीक है, ए नहीं सी। अब देखो इसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको केस वैल्यू लेनी है। केस वैल्यू क्या होगी, अगर ए है तो क्या प्रिंट कर दे, वॉवेल, ठीक है, और फिर लिख देंगे ब्रेक। तो यही चीज हमको कितनी बार लिखना पड़ेगा, ए ई आई ओ यू, और उधर भी कैपिटल लेटर में ए ई आई ओ यू, तो टोटल हमारा 10 टाइम्स लिखने पड़ेंगे केस, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे कॉपी कर लेते हैं और यहां पे लिख देंगे ए ई, ठीक। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि हमको कंपेयर करना है, केस से करना है ना, तो केस से हमको करना है। तो बेसिकली अगर हमारा कैरेक्टर ए होता है, आई होता है, ओ होता है, यू, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाए, वॉवेल। और हम डिफॉल्ट में क्या प्रिंट करा देंगे, डिफॉल्ट में हम प्रिंट करा देंगे कि जो हमारा कैरेक्टर यूजर ने एंटर किया है ना वो है कॉन्सोनेंट, ठीक। अगर वो वॉवेल नहीं है तो कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। अब हम क्या प्रिंट कर देंगे, ए ई आई ओ यू हो गया है, और कैपिटल लेटर में ए, और ये हो गया हमारा आई, और दो केसेस बचे हैं, उन दो केसेस को और लिख देते हैं, ओ, और ये हो गया हमारा यू। अब देखो यहाँ पे टोटल 5 केसेस हो चुके हैं। पहला तो हमारा कंपेयर कर दिया, अगर वॉवेल ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ठीक है। अगर 5 वॉवेल्स होते हैं ना, अगर इसमें से वैल्यूज मैच करती हैं तो वो वॉवेल है, और डिफॉल्ट में हम क्या लिख देते हैं, डिफॉल्ट में हम लिख देते हैं कि कॉन्सोनेंट है। अब यही चीज हम लिस्ट, एरे, इन सब का यूज करेंगे ना, तो हमारा बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ही कम लिखना पड़ेगा कोड। तो चलो फिर कोड तो बन गया है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद हम आउटपुट चेक कर लेते हैं, तो कैरेक्टर हम एंटर कर देते हैं टी, और हमारा प्रिंट हो गया कॉन्सोनेंट, जो कि बिल्कुल ही सही है। हमारा थर्ड प्रोग्राम है जिसमें हमको सिंपल कैलकुलेटर बनाना है स्विच केस यूज करके। तो अब हम बनाएंगे कैसे, देखो सिंपल कैलकुलेटर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास दो वैल्यूज हैं, तो उसमें हम प्लस कर दें, माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, ठीक। ये हो गया हमारा सिंपल कैलकुलेटर। अब देखो, अब यहाँ पे यूजर क्या करेगा, दो वैल्यूज एंटर करेगा, ठीक है, उसके साथ साथ एक ऑपरेटर भी एंटर करेगा, ठीक। अब देखो हमारा जो ए और बी की वैल्यू तो कुछ चेंज नहीं हो रही ना, हमारी हम कंडीशन किस पे, स्विच केस में हम पास क्या करेंगे, देखो। और हमारा ऑपरेटर जो है वो सी मान लो स्टोर हो गया, तो हमको क्या पास करना है चाहिए, क्या ए बी सी पूरा पास करना चाहिए, एक ही वेरिएबल पास करते हैं, और कंडीशन किस पे लगानी है, ऑपरेटर पे लगानी है, क्योंकि ऑपरेटर बदल रहा है, हमारा ऑपरेशन भी उसके साथ साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच में पास कर देंगे सी, और क्या लिख देंगे हम, केस में लिख देंगे प्लस। अब देखो यहाँ पे हम
ऐड कर देंगे दोनों नंबर को और प्रिंट कर देंगे। उसी तरह हम केस माइनस का भी करेंगे, ठीक है, और फिर केस मल्टीप्लाई का और फिर केस डिवाइड का, ठीक है। तो बेसिकली हमको ये करना है। तो चलो फिर प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, लाइब्रेरी डिक्लेयर करनी रहती है। तो सबसे पहले तो हम लाइब्रेरी डिक्लेयर कर देते हैं stdio.h। अब इसके बाद जो हमारा मेन फंक्शन है ना, उसका डिक्लेरेशन कर देंगे, ठीक है। मेन फंक्शन में हमको कितने वेरिएबल्स की नीड है, 3 वेरिएबल्स की नीड है ना, तो सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। 2 वैल्यूज के लिए हो गए और एक हो गया हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप। अब कैरेक्टर डेटा टाइप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो हमको ऑपरेटर स्टोर करा है ना, वो हमारा कैरेक्टर है, इसीलिए हम कैरेक्टर में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब यूजर से कंपाइलर पूछेगा कैसे कि कुछ एंटर करो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, printf, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंटर टू ऑपरेंड्स। अब यहाँ पे हमने ऑपरेंड्स क्यों लिखा है, ऑपरेंड्स बेसिकली वो वैल्यूज है ना जिन पे हमको ऑपरेशन करना है, मतलब बेसिकली वो वैल्यूज जिन पे ऑपरेशन करना है, और जिससे ऑपरेशन करना है वो होता है हमको हमारा ऑपरेटर, ठीक है। अब हम क्या कराएंगे, यूजर ने वैल्यूज तो एंटर कर दी, अगर हम स्कैनफ ही नहीं करेंगे तो वो वैल्यूज तो वेस्ट हो जाएंगी। अब देखो हम स्कैनफ कर लेते हैं %d और ये हो गया %c। अब कैरेक्टर डेटा टाइप है ना, तो उसके लिए हम %c यूज करते हैं, ठीक है। अब हम एड्रेस में जो है स्टोर करा लेते हैं, तो यहाँ पे स्टोर करा लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमारे पास सारी वैल्यूज हो चुकी हैं। अब हमको क्या स्विच में क्या पास करना है, स्विच में जिसके हमको कंपेयर करना है। तो कंपेयर किससे करना है, कंपेयर हमको ऑपरेटर करना है। तो ऑपरेटर किस में स्टोर है, सी में स्टोर है, तो सी पास करेंगे। अब पहली केस वैल्यू क्या हो गई, पहली केस वैल्यू हो गई हमारी प्लस। अगर यूजर ने प्लस एंटर किया तो एडिशन ऑफ 2 नंबर प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे कहेंगे %d और a+b। अब जितनी भी जो, अब देखो इसके बाद हमको क्या करना है, ब्रेक। हाँ, अब इसके बाद जो अलग अलग केसेस है ना, 4 केसेस रहेंगे। तो अब यहाँ पे बस इतना सा डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे प्लस की जगह पे बस माइनस रहेगा, ठीक, बाकी टोटल सेम। चलो फिर करते हैं। अब यहाँ पे माइनस लिख दिया और यहाँ पे printf क्या लिखेंगे, %d और a-b, ठीक है। अब इसके बाद ब्रेक लिख देंगे और यहाँ पे ब्रेक लिखना जरूरी है, वरना फिर वो चाहे वैल्यूज हमारी मैच हो या ना हो, वो सारी वैल्यूज को क्या करेगा, सारी वैल्यूज जो जितने भी स्टेटमेंट है ना वो एक्सिक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं printf %d और यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाय b, अगर हमारा मल्टीप्लाई ऑपरेटर एंटर हुआ है तो, ठीक। अब इसके बाद अगर हमारा यूजर जो है वो हमारा डिवाइड करता है तो हम क्या प्रिंट कर दे। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे हम 2 इंटीजर वैल्यूज ऐड कर लें तो इंटीजर ही आएगा, इसीलिए हमने %d लगाया। अगर 2 इंटीजर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है, इंटीजर ही आएगा, %d लिख दिया। अब यहाँ पे 2 इंटीजर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी इंटीजर आएगा, लेकिन अगर हम 2 इंटीजर डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा डेसिमल वैल्यू आएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे %f लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो बेसिकली फ्लोट वैल्यूज के लिए होता है। अब यहाँ पे 2 इंटीजर वैल्यू हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमको फोर्सफुली उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे a/b, ठीक। अब देखो, अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे फोर्सफुली हमने a को कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में। अब हमारा जो हायर डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, ठीक है, तो रिजल्ट हमारा फ्लोट में आ जाएगा। अब देखो, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रेक लिख देते हैं। अब देखो लास्ट में हमारा क्या होता है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है, तो हम क्या कर देंगे, डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिख देंगे। अब डिफॉल्ट स्टेटमेंट में क्या लिखें, देखो अगर ऑपरेटर जो है इसमें से कोई भी नहीं हुआ, ठीक है, तो वो क्या प्रिंट करते, इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है, इनवैलिड ऑपरेटर एंटर, ठीक है, इनवैलिड ऑपरेटर प्रिंट हो जाए। अब हमारा प्रोग्राम बन चुका है, चलो अब चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं है। तो देखो अब हम एंटर करते हैं 7 और 8 और मल्टीप्लाई का निशान, तो हमारा आ गया 56, जो कि बिल्कुल सही है।
हमारा फोर्थ प्रोग्राम है जिसमें हमको 1 से लेके n तक प्रिंट करना है यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। जैसे कि यूजर ने एंटर किया 5, तो क्या प्रिंट करते हैं 1 2 3 4 5। अब गो फॉर स्टेटमेंट की मदद से तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अब गो टू स्टेटमेंट से कैसे हम करेंगे? देखो, जैसे कि अगर हम i ले लें और i की वैल्यू हम 1 से लेके n तक इंक्रीमेंट करें, ठीक है, और जैसे ही i की वैल्यू n से बड़ी हो जाए या n के बराबर हो जाए, तुरंत हम बंद कर दें। मतलब जैसे i ग्रेटर देन n, और हम यहाँ पे प्रिंट करा दें, ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, i की वैल्यू क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम जैसे देखो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं i की वैल्यू, ठीक है, और इसको लेबल में डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक। अब देखो, जब तक ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है, और यहाँ पे लिख देंगे गो टू ए, ठीक है। अब ए के अंदर ही हमने लिख दिया गो टू ए। अब जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड है, जैसे देखो एन की वैल्यू यूजर ने एंटर की 5, तो देखो आई की वैल्यू पहले क्या है, हमारी 0 है, तो अब क्या हो गई, जब पहली बार हमारा एक्सिक्यूट हुआ तो 1 हो गई, ठीक है, 1 हो गया हमारा प्रिंट, ठीक। अब उसके बाद हमारा ए पे आया, कंडीशन सेटिस्फाइड, क्या 1 हमारा 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया और हमारा 2 प्रिंट हो गया, ठीक। फिर से ये जाएगा, फिर से जाएगा, ये हमारा फिर से ए पे जाएगा, और क्या 2 हमारा 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो ये हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा 3, ठीक। और फिर से ये जाएगा हमारा, फिर से हमारा क्योंकि गो टू ए लिखा है ना, तो फिर ए के पास जाएगा, फिर तुरंत ही ए के पास जाएगा। अब यहाँ पे कंपेयर करेगा, क्या 3 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये 3 की वैल्यू, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 4 आ जाएगा, ठीक। तो हाँ, अब ये फिर से हमारा गो टू स्टेटमेंट पे जाएगा। गो टू स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ ना, वो तुरंत ए के पास जाएगा और फिर वो कंपेयर करने लग जाएगा, फिर 4 क्या 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो 4 की वैल्यू, आई की वैल्यू बेसिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी और क्या आ जाएगा 5। अब वो जब दोबारा जाएगा, अब देखो पहले क्या वो टेस्ट करेगा, क्या 5 से छोटा है, नहीं 5 तो बराबर है ना, तो फिर यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स, अब वो हमारा एक्सिक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, तो इसीलिए हमने लिखा है लेस देन n। अगर हम इक्वल टू लिख देते ना, तो एक नंबर एक्स्ट्रा हमारा प्रिंट होता। तो चलो फिर प्रोग्राम तो समझ में आ गया होगा, चलो अब प्रोग्राम करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम लाइब्रेरी डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसके लिए लिख देंगे हैच इंक्लूड stdio.h। अब इसके बाद जो हमारा मेन फंक्शन है ना, उसको डिक्लेयर कर देते हैं। अब देखो मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, हमारे वेरिएबल्स कितनी नीड है, 2 वेरिएबल्स की जरूरत है, एक तो हमारा जिसमें n स्टोर करना है और एक जिसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है। अब i की वैल्यू जो है हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद हम यूजर से आस्क करेंगे कि n की वैल्यू एंटर करो, तो एंटर करा लेते हैं एंटर n, ठीक है। अब हम स्कैनर कराना पड़ेगा क्योंकि वो वैल्यूज हमको स्टोर करनी है n में, ठीक है, तो हमने स्टोर कर ली। अब इसके बाद हम लेबल बनाते हैं, तो लेबल बनाएंगे। अब लेबल का नाम क्या रख दिया ए। अब देखो इसके बाद हमको क्या करना है, जब तक i की वैल्यू हमारी n से छोटी है तब तक ये हमारा एक्सिक्यूट हो, i की वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे और हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे printf %d और i, ठीक है, और यहाँ पे ही लिख देंगे हम गो टू ए, ठीक। बस इतना ही है हमारा प्रोग्राम। तो चलो फिर इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे printf सही कर देते हैं, तो इसके बाद हम देखते हैं आउटपुट। अब हमने लिख दिया 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7 हमारा प्रिंट हो गया, तो बिल्कुल सही है। हमारा लास्ट प्रोग्राम है जिसमें हमको n की टेबल प्रिंट करनी है, वो भी गो टू स्टेटमेंट। अब ये जितने भी, जैसे ये हमारा ये दोनों प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन अगर हम गो टू स्टेटमेंट से करेंगे ना तो थोड़ा लॉजिकल है। अब हमको टेबल n, जैसे यूजर ने एंटर किया 5, तो 5 की टेबल प्रिंट होके आ जाए, मतलब क्या
मतलब 5, 10, 15, 20 इसी तरह हमारा पूरी टेबल प्रिंट होके आ जाए। तो अब हम ये करेंगे कैसे? देखो, अब यहाँ पे भी हमको दो वेरिएबल्स की नीड रहेगी। अब देखो वो कैसे? अब देखो i की वैल्यू हम 0 से इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। जब तक i की वैल्यू हमारी 10 से छोटी है तब तक ये लूप चलेगा, ठीक। अब देखो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, i की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे तुरंत ही। फिर देखो हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ में क्या लिखेंगे हम, प्रिंटफ में यहाँ पे %d लिख दिया, ठीक है। और %d में जो वेरिएबल, देखो हमारा यूजर ने क्या एंटर किया था, 5 एंटर किया था ना, वो हम n में स्टोर कर लिए। अब यहाँ प्रिंट क्या हो, n इंटू आई, और i की वैल्यू हम हर बार इंक्रीमेंट करा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लेस देन 10 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 0 से 9 हमारा क्या हो गए, कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। तो 10 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। तो चलो प्रोग्राम तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो करेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो चलो फिर करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले तो हम लाइब्रेरी डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी, और फिर उसके बाद हमारा मेन फंक्शन, ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास कितने वेरिएबल्स की नीड है, दो वेरिएबल्स की। एक हमारा हो गया n और एक की वैल्यू जिसकी वैल्यू हमको इंक्रीमेंट करनी है, ठीक है। तो वो हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको यूजर से आस्क करनी है कि n की वैल्यू तुम एंटर करो, तो लिख देंगे एंटर n। अब यूजर ने तो एंटर कर दी, अब हमको स्कैन अप भी कराना पड़ेगा, तो हमने एड्रेस में स्टोर करा ली। अब देखो इसके बाद हमको लेबल बनाना है, तो हमने लेबल का नाम रख दिया ए। अब देखो, अब कंडीशंस हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब तक हमारी आई की वैल्यू 10 से छोटी है तब तक ये एग्जीक्यूट करे लेबल, ठीक है। अब आई की वैल्यू हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं। इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे %d। अब यहाँ पे न्यू लाइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है, नेक्स्ट कैरेक्टर जो प्रिंट होगा, नेक्स्ट जैसे 5 है और 10 हमारी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, इसीलिए हम %n लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब /n। अब देखो यहाँ पे हमारा प्रिंट क्या करना चाहिए, यूजर ने अगर n एंटर किया है तो n इंटू आई, मतलब 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 इस तरह प्रिंट हो, मतलब इसका रिजल्ट कैलकुलेट करके प्रिंट हो। तो यहाँ पे लिखेंगे n इंटू आई। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे गो टू ए। अब देखो ये करेगा क्या, बेसिकली जैसे ही हमारा ए एक्सिक्यूट होगा, वो ए हमारा तब तक एक्सिक्यूट करता रहेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब यहाँ पे देखो हमारा लूपिंग कंसेप्ट आ गया कि नहीं, गो टू से, तो ये हमारा लूप के फॉर्म में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो चलो फिर हमारा प्रोग्राम तो बन चुका है, अब हम चेक कर लेते हैं कि आउटपुट हमारा सही है कि नहीं। तो इसको इंक्लूड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई थी, इसको सही कर लेते हैं। अब देखो इसके बाद हम चेक करते हैं, तो हमने एंटर किया यहाँ पे 5, तो हमारी टेबल प्रिंट होके आ चुकी है, वो जो कि बिल्कुल सही है।